Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on the most important topic, and today's topic is International Women's Day only, which is celebrated on March 8th, and I would like to wish all the women a very happy International Women's Day, and every men also and every other gender also who celebrates this International Women's Day as a win for Women's Day and who works for progress of women in India and elsewhere also. Okay, so today in this particular session we are going to look at why we celebrate International Women's Day, what is the history behind it, what is the National Women's Day, and we are also going to look at certain MCQs which can come up from this particular topic. So without wasting any time, let's start with today's session now. Okay, so first thing which you should know is that International Women's Day this year is 2025 and this year we would have a different theme. तो थीम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है उसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है. तो द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे is to recognize the contribution of women in the progress of the world, or how much they progress not just to the world but to the society in general also. So we look at the women's contribution in terms of social, economical, cultural as well as in the political fields while addressing ongoing challenges. तो यहाँ पे हमारा फोकस है कि जो women's ने आपके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में जो उन्होंने हमारी कंट्रीब्यूशन किया है, उन सबको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने हमें कितनी हेल्प करी है टू प्रोग्रेस इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो गिव्स अस अ चांस to address the ongoing challenges कि भाई कैसे हम जेंडर इक्वालिटी बेटर कर सकते हैं, कैसे हम विमेन पोजीशन इन सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं, उन सब पे भी हम एक बार का पूरा वर्ल्ड बैठ के इस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर पे सोचता है. तो ये जो पर्टिकुलर डे होता है, इट इज बेसिकली अ चांस फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू थिंक अबाउट द विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर हैम्परिंग विमेन्स ग्रोथ in India and elsewhere also. Okay, so that is the main reason why we commemorate this particular day. Now many people would ask कि भाई इस particular International Women's Day का origin क्या है, हिस्ट्री क्या है. तो जब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं तो there are 2-3 incidents which is said to be the precursor for the International Women's Day. For example, अगर सबसे पहले बात करी जाए कि Women's Day का कंसेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ, तो अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर में, अर्लियर 20th सेंचुरी के अंदर में जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैच्योर हो चुका था, स्टार्ट नहीं हुआ था, मैच्योर हो चुका था, एंड विमेन हैड बिकेम पार्ट ऑफ वर्कफोर्स का वो पार्ट बन चुके थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनका पे स्केल कम होता था एज कंपेयर टू मेन. सो विथ टाइम विमेन स्टार्टेड टू रियलाइज दैट दे ऑन देयर ओन हैव टू रेज देयर वॉइस ओनली, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, उन्हें खुद को आना पड़ेगा. सो देयर वर अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट इन स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्रीज. तो यूरोपियन कंट्रीज में कईयों में यहाँ पे प्रोटेस्ट मास स्टार्ट हुए. तो उस वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे विमेन्स के ऊपर पे भी उनकी नजर पड़नी स्टार्ट हुई कि दे अंडरस्टूड कि यहाँ पे विमेन राइट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और उनकी मेन एडवोकेसी जो होती थी इट वाज रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन सफरेज. अब ये सफरेज जो होता है, ये सफरेज जो होता है, ये सफरिंग वाला सफरेज नहीं है. दिस बेसिकली सफरेज मींस वोटिंग राइट्स. सफरेज का मीनिंग होता है वोटिंग राइट्स. तो मेजरली दे टॉक्ड अबाउट वुमेन सफरेज, लेबर राइट्स एंड इक्वालिटी इन ऑल द स्फीयर्स, बट बेसिकली इन द वर्कफोर्स. तो लेबर के अंदर में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ये उनकी प्राइमरी डिमांड थी. बिकॉज यू आर अवेयर, और ये आज भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि सेम काम अगर मैन करता है तो उसको सैलरी या उसकी जो वेजेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और सेम काम अगर वेमेन करती है तो उसकी सैलरी या वेजेस जो होती हैं वो कम होती हैं. तो इसके लिए भी उन्होंने यहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. अब इसका पहला इस टाइप का एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज या किसी पर्टिकुलर पार्टी ने पहली बार इस टाइप के डेज को कब ऑब्जर्व किया था, तो पहली बार फर्स्ट एवर नेशनल वुमेन्स डे. अब ये नेशनल वुमेन्स डे इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इट वाज लिमिटेड टू यूएसए ओनली. तो पहला ऐसा कोई भी ऐसा विमेन्स डे, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपका सेलिब्रेट करा गया था वो किया गया था यूएस के अंदर में ऑन February 28, 1909. ओके, तो February 28, 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, So this was a party, Socialist Party of America, not a very prominent party of America at that time, but this was the party जिसने February 28, 1909 को USA के अंदर में पहला अपना नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा. So we can say कि
कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार कोई भी वुमेन्स डे कमेमोरेट करा है, सेलिब्रेट करा है? सो आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए एंड फर्स्ट एवर नेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन February 28, 1909, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसके बाद अगर हम जाते हैं कि ये तो नेशनल लेवल पे हुआ, तो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पे वुमेन्स डे की जो बात है वो कब से स्टार्ट हुई? तो इट बेसिकली स्टार्टेड इन जर्मनी के अंदर में स्टार्ट हुई, और जब आपकी पहली इंटरनेशनल सोशलिस्ट विमेन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी गई। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस इन कोपेनहेगन, और वहां पे 1910 के अंदर क्लारा जेटकिन वाज वन ऑफ द विमेन एक्टिविस्ट, फेमस विमेन एक्टिविस्ट ऑफ जर्मनी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बारे में बात स्टार्ट करी कि देयर शुड बी अ स्पेसिफिक डे टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड एंड देयर शुड बी अ डे वेयर वी कैन टॉक अबाउट द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे पहली बार 1910 के अंदर में जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन ने कोपेनहेगन में जो आपकी इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर में ही प्रपोज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स डे। ओके, एंड ऑन दिस बेसिक प्रपोजल पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे, okay, so do not get confused, this was the National Women's Day of USA, but पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा गया ऑन मार्च ऑफ 19, ओके, मार्च ऑफ 19। अब कहने को तो ये इंटरनेशनल था, बट ये जो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन था या कमेमोरेशन था, दिस वाज लिमिटेड टू ओनली 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज के अंदर में इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा। सो टेक्निकली इट वाज नॉट इंटरनेशनल इन इट्स सिग्निफिकेंस, बट स्टिल इफ आई हैव टू आस्क यू, या आपको ऑप्शन में कभी दिखता है कि पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करा गया था, सो आंसर इज गोइंग टू बी मार्च 19 ऑफ 1911। ओके, और लेट्स से किन कंट्रीज में किया गया था? सो द 4 कंट्रीज वर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कमेमोरेट करा था ऑन मार्च 1911। ओके, तो अब आपको स्टूडेंट्स को एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां February 28 डेट आ गई, मार्च 19 आ गई, वेयर इज मार्च 8? अब तो हम मार्च 8 को करते हैं, तो मार्च 8 कहां है? तो अभी हम ये भी समझेंगे कि मार्च 8 की जो डेट है वो कहां से आई। ओके, सो मार्च 8 की जो स्टोरी आती है, इसके 2-3 वर्जन्स हैं। जैसे क्लारा जेटकिन वाला जो वर्जन है उसके अंदर में भी मार्च 8 वाज प्रपोज। फॉर व्हाट रीजन? तो उसका एक रीजन ये था कि जो पहली न्यूयॉर्क के अंदर में प्रोटेस्ट हुई थी, दैट हैपेंड ऑन मार्च 8। सो इफ यू रिमेंबर कि नेशनल पार्टी और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने अमेरिका में करा था, तो उसने जो पहला प्रोटेस्ट किया था दैट हैपेंड ऑन मार्च 8। ठीक है, तो एक रीजन वो दिया जाता है। दूसरा रीजन जो ऑन पेपर भी आपके पास अवेलेबल है, वो रिलेट करता है आपके वर्ल्ड वॉर 1 से और रशियन रेवोल्यूशन से। जो आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, उस टाइम में भी मार्च 8 ऑफ 1917 को रशियन वुमेन्स ने एक प्रोटेस्ट किया था फॉर ब्रेड एंड पीस। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 कंटिन्यू हो रहा था, देयर वाज अ मासिव स्ट्राइक बाय विमेन ओनली, मासिव स्ट्राइक बाय रशियन वुमेन, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी ऑन मार्च 8 ऑफ 1917 एंड इट वाज ऑफ द थीम ब्रेड एंड पीस, कि वी वांट फूड एंड वी वांट पीस। बिकॉज जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम में फैमिन चल रहा था आपका रशिया के अंदर में, देयर वाज फूड शॉर्टेजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड वाज डाइवर्टेड टू द सोल्जर्स। तो इस वजह से स्पेसिफिकली जो रशियन विलेज वाला एरिया, टाउन वाला, छोटे टाउन्स वाला एरिया था, वहां पे फूड शॉर्टेजेस स्टार्ट हो गए थे। सो इस वजह से दिस प्रोटेस्ट इज सेड टू कंट्रीब्यूट टू द एब्डिकेशन ऑफ जार निकोलस II एंड दिस लेड टू द प्रोविजनल ग्रांटेड women the right to vote. So if a question comes up, which of the following is true with regard to Russian Revolution, and one of the option is कि this led to women getting the right to vote in Russia, the answer would be yes, this is a correct statement. So remember this, Tsar Nicholas II, who was the king of Russia at that time, Russian Empire at that time, he had to abdicate his throne, and इसके बाद में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुई जिसने women's को right to vote प्रोवाइड करा। एंड जब रशियन रेवोल्यूशन के बाद में वहां पे एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करी गई लेनिन के अंडर में, उन्होंने 1921 में मार्च 8 को ऑफिशियली अडॉप्ट करा एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, तो यहां पे दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि मार्च 8 को फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज करा था एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड रिमेंबर, ऑल्दो रशिया वाज अ कंट्री, रशियन एम्पायर या यूएसआर वाज अ कंट्री एट दैट टाइम, बट सोवियत यूनियन वाज अ कंट्री एट दैट टाइम, बट उनका जो थॉट प्रोसेस है, लेनिज्म, मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो कंट्रीज में बिलीव नहीं करती। इट बिलीव्स कि यहां पे जितने भी कम्युनिस्ट
जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो सब एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं एंड बेसिकली प्रोलिटेरिएट जो होता है या जो वर्किंग क्लास होती है दे आर द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस बेसिस पे व्हेन दे से कि दे हैव अडॉप्टेड इट एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इट इज नॉट जस्ट फॉर सोवियत यूनियन, इट वाज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मार्च 8 वाज अडॉप्टेड बाय लेनिन एंड सोवियत यूनियन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जो अब वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज होता है, वो यहां से रिकॉग्निशन स्टार्ट नहीं हुआ था, वो रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन से। ओके, यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ था और यूनाइटेड नेशंस ने 1977 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे को रिकॉग्नाइज किया था ऑफिशियली। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, दिस आल्सो इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यूनाइटेड नेशन या हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस ईयर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1977। ओके, सो रिमेंबर दिस कि एक तो लेनिन या सोवियत यूनियन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8 रिकॉग्नाइज किया था 1921 में, और यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे रिकॉग्नाइज करा है 1977 के अंदर में, अगेन फॉर द सेम पर्पस कि हम यहाँ पे वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करें। एट द सेम टाइम वी एक्चुअली गो थ्रू अगेन व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर हैम्परिंग देयर ग्रोथ इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये है अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 की बात करें, बिकॉज इस साल अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो प्रोबेबली इस साल की थीम क्या है, इस साल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। एंड सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आता है वो सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का वो क्या है। एंड इट्स वेरी सिंपल, इट इज फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, कि हम हर किसी विमेन के लिए, गर्ल के लिए यहाँ पे उनके राइट्स के लिए बात करेंगे, उनकी इक्वालिटी के लिए बात करेंगे एंड वी विल वर्क फॉर देयर एम्पावरमेंट। सो दिस इज द बेसिक थीम। और थीम इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि थीम के बेसिस पे ही जो उस साल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपको थीम पता होती है तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स गैस करने हो तो वो इजी हो जाते हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे आपका जो इस बार का थीम है वो बहुत हॉलिस्टिक्स है। यहाँ पे विमेन्स की और गर्ल्स की, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विमेन एंड गर्ल्स हियर, कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी गर्ल्स हैं, उनके लिए भी और जो विमेन है, ग्रोन अप विमेन्स हैं, उनके लिए भी उनके राइट्स की बात करी जाएगी, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करी जाएगी और जो कुछ भी उनको एम्पावर करने में हेल्प करेगा उसके लिए की जाएगी। सो दिस इज बेसिकली the theme of this year, though this is important. Moreover, जो आपका year 2025 है, this is also significant because this is the 30th year of Beijing Declaration and Platform for Action for Women. तो आपके जैसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, there is a conference for women also, और ऐसे कई सालों से कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी, this is the fourth conference जो बीजिंग में हुई थी, और इसका आउटकम था बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। और इसमें की एक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे साइन करा था सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने, और यहाँ पे दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट एडवांसिंग वुमेन्स राइट। एंड यस, इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन। सो बहुत बार ये होता है कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या इंडिया बाउंड है किसी डिक्लेरेशन के। तो रिमेंबर दिस, इंटरनेशनल लॉ में आप एक्चुअल में बाउंड नहीं होते हो, बट एथिकली हम अपने आप को बाउंड करते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करता है। बट इंडिया जो है उसने बीजिंग डिक्लेरेशन का वो पार्ट था, वो सिग्नेटरी था, तो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि वो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। तो जो बीजिंग डिक्लेरेशन था, इसके अंदर में कुछ 12 ऑब्जेक्टिव्स थे, बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट, उन सब के बारे में ही बात किया जाता था, और मेनली जो फोकस था वो इन सब चीजों के ऊपर पे था। सो बीजिंग डिक्लेरेशन का फोकस क्या था कि एम्पावरिंग यंग वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज, बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनकी हेल्थ को बेटर करके उनको हमें एजेंट्स ऑफ चेंज बनाना है फ्यूचर का। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, इंगेजिंग गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट लीडर्स एंड कम्युनिटीज टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन। तो यहां पे आपकी गवर्नमेंट्स को पॉलिसी बनानी पड़ेगी सो दैट गवर्नमेंट्स के अंदर में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े। कॉर्पोरेट लीडर्स को हमें इस तरह से पुश करना है, नज करना है कि वो भी यहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करें। एट द सेम टाइम कम्युनिटीज के अंदर में भी हमें स्टेप्स लेने हैं कि वहां पे भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो, वुमेन का रोल इंप्रूव हो। एंड थर्ड इज चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स एंड नॉर्म्स टू रिमूव बैरियर्स टू इक्वालिटी। तो जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, उसी तरीके से वर्ल्ड ओवर डिफरेंट सोसाइटीज में वुमेन के अगेंस्ट में बहुत सारे सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा स्टीरियोटाइप है इंडिया के अंदर में कि जो
women है they are very good at doing household works, and moreover it is a stereotype because they are only good at doing household works. ये particular चीज है. Maybe they are better than men in doing household works, but does not mean they are not better than men in doing corporate jobs also or doing anything outside the households also. तो ये एक stereotype है इंडिया के अंदर में, तो ये भी हमें ब्रेक आउट करना है. एंड अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हमें नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है. और इस बार का सोशल मीडिया कैंपेन जो लॉन्च किया गया है उसके लिए हैशटैग है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स. सो दिस इज द हैशटैग फॉर द 2025 इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो यहां पे ये हैशटैग है और इसकी थीम जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थीम को अच्छे से याद करना आपके लिए जरूरी होता है. Okay, so what are the achievements and impacts in the Beijing Declaration? So yes, Beijing Declaration has been a very successful document, and this has led to a development in many fields. For example, यहाँ पे कुछ example दिए हैं कि legal protection जो women का है वो increase हुआ. You can see also here कि 1995 के बाद में हमने बहुत सारे women को protect करने related laws बनाए, women को यहाँ पे promote करने के लिए laws बनाए. Where there is a rise in female political participation. So this is also something which was part of Beijing Declaration. इंडिया तो इस चीज के लिए पहले से वर्क कर रहा था, बट बाकी कंट्रीज ने भी इसके बाद में करा है. फॉर एग्जांपल 1995 में देयर वाज विमेन पार्टिसिपेशन ओनली एट द लेवल ऑफ 11%, बट दिस हैज नाउ डबल टू 28%, मोर देन डबल टू 28%. थर्ड इज एक्सेस टू एजुकेशन हैज इंप्रूव्ड. फोर्थ, वर्क प्लेस रिफॉर्म्स हैव आल्सो टेकन प्लेस. एंड यहां पे आप देख पाएंगे कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन के रिफॉर्म्स है सारे के सारे आपके इंडिया में भी इंप्लीमेंट करे गए हैं. चाहे वर्क प्लेस का रिफॉर्म्स हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के अगेंस्ट में हो, एक्सेस टू एजुकेशन की बात हो जहां पे स्पेसिफिकली विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमने उनसे रिलेटेड स्कीम्स को लॉन्च किया है. Okay, तो ये की अचीवमेंट्स है, बट देयर आर चैलेंजेस एंड रोड अहेड आल्सो. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ मेजर इशू दैट देयर इज स्टिल अ जेंडर पे गैप. There is a gender pay gap and women still earn 20% less than men globally for the same work. तो ये जो particular issue है, although this is reduced to a very much extent because पहले जो gap होता था it was around 50 to 60%. So let's say if a man is getting 100 rupees paid for the same work, a woman was only paid 40 or 50 rupees, only 40 rupees for the same work for the women does. But अब ये gap 20% ही हो चुका है. But still it is not fair कि same काम के लिए एक man को 100 मिलता है और एक दूसरे को 80 मिलता है. इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई शुड पॉइंट इट आउट कि यहां पे एक विमेंस के लिए ग्लास सीलिंग भी है. देयर इज अ ग्लास सीलिंग ऑल्सो, ऑल्दो बहुत जगहों पे ये पर्टिकुलर ग्लास सीलिंग अब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो चुका है. बट ग्लास सीलिंग इज बेसिकली कि जो विमेंस होती हैं जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हैं, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रमोशंस होते हैं उसके बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है. तो यस, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू फैक्ट, बट फॉर विथ सम बट टू एन एक्सटेंट यहां पे थोड़े चेंजेस हुए हैं, बट देयर इज अ लॉट टू बी डन. बिकॉज अगर आपको लगता है कि मैं सही बात नहीं कर रहा हूं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. आप वर्ल्ड की टॉप 100, टॉप 50 कोई सी भी कंपनीज देख लीजिए और उनके देख लीजिए सीईओ जो हैं वो मेन है या विमेन है. आप इंडिया के अंदर में ही कंपनीज चेक कर लेना, उनके सीईओ मेन है या विमेन है. आप इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज चेक कर लीजिए, कितने मेन उसके लीडर्स हैं और कितनी विमेन लीडरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर में. यू वुड गेट योर आंसर्स ऑल्सो कि क्या ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. इसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सो यस, दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर. 1 in 3 women face physical or sexual violence in their lifetime. I am sure if you are a woman, हो सकता है यू हैव बीन लकी टिल नाउ दैट आपने कोई भी टाइप का वायलेंस फेस ना करा हो, बट इट इज वेरी हार्ड स्पेसिफिकली इन इंडिया टू फाइंड अ वुमन हु कैन से कि यस दे हैव नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम. सो कहीं ना कहीं ये चीज जो होती है उनको सफर करनी ही पड़ती है, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. थर्ड इज अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप. सो यस, women are still underrepresented in top leadership. You can simply Google the 193 United Nations member countries and you can check there कि उसके अंदर में कितने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो विमेन है. इंडिया इज डूइंग अ लॉट. फॉर एग्जांपल, करंटली आज इंडियाज प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ विमेन. सो दैट इज a good thing for us. Second is unpaid domestic work. So yes, this is also a problem कि basically जो women होती हैं जो domestic work करती, घर को संभालती, household chores करती हैं, उनका जो work होता है that is considered unpaid.
This is considered unpaid, and we know this कि how difficult it is to basically manage a home. It's a full-time job, and अगर हम उस domestic work को calculate करना start कर दें, so probably this is going to be a lot of it. And at the same time, अगर कहीं पे कोई ये काम men करता है तो उसको इसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं. And next is your health and reproductive rights. So yes, there is still a lot of progress has been done, but still there is a long way to go. Reproductive health care के लिए access जो है ये limited है. इंडिया के अंदर सिचुएशन बहुत अच्छी है, but if I talk about the African continent, अफ्रीका जो है वहां पे अभी भी जो access है reproductive health care का वो बहुत कम है. At the same time, right जो है reproductive rights जो है वो भी आपके limited है. For example कि एक इंडियन हाउस होल्ड में, एक एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड्स में कि एक विमेन जो है, एक जो वाइफ है या घर में जो भी वाइफ है आपकी, जो विमेन है, उसके कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितने लड़की होंगे, दिस इज नॉट अ डिसीजन टेकन बाय द विमेन बट बाय द हस्बैंड्स फैमिली और द हस्बैंड इटसेल्फ. तो यूजुअली अभी भी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उसके अंदर में एक्सेस को बहुत टाइम है. Okay, so these are some of the challenges जो बीजिंग डिक्लेरेशन के टाइम में भी थे. There is a lot of work being done under it, but yes, there is a long ways to go. अगर हम इन challenges को अगर रिकवर कर लेते हैं, so then we have a very good road ahead also. ओके तो ये है. सो दिस वाज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है मार्च 8 को. तो एट द सेम टाइम यू शुड नो दैट देयर इज अ नेशनल वुमेन्स डे आल्सो. इंडिया का अलग से नेशनल वुमेन्स डे होता है जो सिंपली आप फरवरी 13 को करते हो, विच इज बेसिकली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिज नेम, ऑफ हर नेम, सरोजिनी नायडू. तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम नेशनल वुमेन्स डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं. हु वाज सरोजिनी नायडू? शी वाज अ पोएट, वेरी फेमस पोएट. शी इज नोन एज द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बोला जाता है उनको. फ्रीडम फाइटर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, यूनाइटेड प्रोविंस. तो जब आप इंडिपेंडेंट हुए थे तो उसमें जब गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था उस टाइम में, जो अब उत्तर प्रदेश है, उसकी वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी बनी थी. इसके बाद में द फर्स्ट नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया वाज इनफॉर्मली observed in early 2000s, but later on it was recognized as a official National Women's Day also. तो हर साल फरवरी 13 को, so अगर आप क्लैट पर चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस देखेंगे फरवरी 13 का, तो उस दिन भी हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को अलग से भी कवर करा है. द डे हाईलाइट्स वुमेन्स रोल्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि वुमेन्स ने क्या रोल करा है. सो अगेन दिस इज अ रियली गुड टॉपिक कि आप वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को चेक करिए, बिकॉज इस टाइप के टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. प्रोग्रेस इन वुमेन्स राइट इन इंडिया, स्पेशली इन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, एंड व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन वुमेन इंक्लूडिंग सेफ्टी, दिस इज अ बिग इश्यू इन इंडिया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड सोशल राइट्स. तो ये भी नेशनल वुमेन्स डे के दिन हमें एक बार का गो थ्रू करना चाहिए. अब अगर मैं आपसे इंडिया के, मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊं कि इंडिया के अंदर में वुमेन्स के राइट्स कहां पे रिकॉग्नाइज है, कौन कौन से लॉज हैं, पॉलिसीज हैं जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखेंगे. सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ वेरी आइडियलिस्टिक, इट्स एन आइडियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एन आइडियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आइडियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कभी भी अचीव नहीं होता है. यू ऑलवेज आर आस्किंग फॉर मोर. तो हम यहां पे जब राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, जब तक हम पूरी इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, विच इज अ आइडियल सिचुएशन की सब हर जगह ही इक्वालिटी है, हम तब तक ही उसको अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं. तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो जेंडर इक्वालिटी गारंटी करता है थ्रू आर्टिकल 14, जहां पे राइट टू इक्वालिटी की बात करी जाती है. आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है जो स्पेसिफिकली स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए, कि यहां पे मैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज विमेन जो है वो एक लोअर पोजीशन से अपने आप को ऊपर कर रही, मेन आर ऑलरेडी अबव, तो मैं यहां पे विमेन को स्पेशल प्रोविजंस बना सकता हूं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता हूं. एग्जांपल, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता हूं मैं उनको. थर्ड इज आर्टिकल 39D विच इज अ DPSP, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये स्टेट को ड्यूटी बाउंड करता है टू मेक श्योर दैट देयर इज इक्वल pay for equal work for both men and women in any of the fields of India. ओके और की लॉस क्या है? सो वेरी इंपॉर्टेंटली द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 which criminalizes डाउरी. तो डाउरी which is not which I would say is a social illness of India, इसको 1961 में भी बैन किया था, बट स्टिल इसकी जब तक हमने इसको प्रॉपरली पनिश करना स्टार्ट नहीं करा, बहुत सारी डाउरी रिलेटेड डेथ्स होती रहती थी. बट अब जो है, अब सिचुएशन जो है वो बहुत बेटर हो चुकी है. अब आप बहुत सेल्डम सुनोगे कि देयर वाज अ ब्राइड किलिंग बिकॉज ऑफ डाउरी एक्सेट्रा, बट स्टिल
देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। सेकंड इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 में इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आया। तो अगर किसी भी विमेन के साथ में किसी भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर में कोई भी टाइप का वायलेंस होता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर में अगर किसी भी तरह का वायलेंस होता है, सो दैट पर्सन और दैट पर्सन्स फैमिली कैन बी चार्ज अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मोरओवर इट नॉट जस्ट protects the married women, but it also protects women who are in relationship. जो विमेन लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में प्रोटेक्टेड है। इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, एंड इसने जो मैटरनिटी लीव है उसको इंक्रीज कर दिया है टू 26 वीक्स। तो आप चाहे एक पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, आपको 26 वीक्स की पेड लीव जो होती हैं वो लीगली प्रोवाइड करना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट पे आता है अब वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। तो यहां पे ये जो है इसका प्रीकर्सर था 1997 का विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 1997 का, ये बेसिकली बात करता था, इसने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी थी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, और किस तरीके से इस टाइप की सिचुएशन को, कंप्लेंट्स को टैकल करना है, कैसे सिचुएशन को बेटर करना है। फाइनली 2013 के अंदर में आपने स्पेसिफिक लॉ भी बनाया फॉर बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे रिसेंट जो हमने चेंज किया है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, विच इज द 2023 वुमेन रिजर्वेशन बिल which has already been passed by the parliament। दोनों पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है। जब भी आपका नेक्स्ट सेंसस होता है, आई होप ये चीज आपको पता होगी कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है जिसमें हम 33% रिजर्वेशन देते हैं, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। वो इंप्लीमेंट होगा जब आपका नेक्स्ट सेंसस हो जाता है और उस सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपका सेंसस कंप्लीट होगा, सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उस बेसिस पे आपके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, रिमेंबर ओनली लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एज ऑफ नाउ दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर पंचायत म्युनिसिपैलिटीज बिकॉज वो पहले से प्रोवाइडेड है, और राज्यसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहां डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। इट इज इन द लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो आपके लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और आपके जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं, उसमें 33% सीट जो होंगी इन ऑल द स्टेट्स एज वेल एज यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, वहां पे 33% सीट्स को रिजर्व करा जाएगा। बट आफ्टर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट सेंसस ओनली, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज व्हेन इट्स कम टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके, आगे मूव करते हैं। व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड मूवमेंट्स फॉर वुमेन राइट्स इन इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति, राइज इन फीमेल लिटरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका करीब 50% जो है, उसका करीब 50% जो है वो आपकी विमेन फोक आपका फॉर्म करती है, एंड उसके अंदर में जो आपकी लिटरेसी रेट है इट इज स्टिल 77%। वी वुड वांट कि ये 90+ हो, आई वुड से इट शुड बी अराउंड 99% लिटरेसी रेट। 100% हो तो उसमें भी क्या बुराई है, बट यस देयर हैज बीन अ गुड प्रोग्रेस। 65% ही था 2011 में, 2023 में ये 77% हो चुका है। मिशन शक्ति जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, दीज आर ऑल्सो सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने विमेन एम्पावरमेंट को प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करी है। मोर ओवर देयर इज अ इंक्रीज इन विमेन पार्टिसिपेशन इन डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जिसके अंदर में जो ग्लास सीलिंग जो मैंने जस्ट आपको बताया था, जो आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी एग्जिस्ट करती थी, उसको ब्रेक डाउन करते हुए यहां पे उनको एलिजिबल करा है फॉर दोज पोस्ट व्हिच वर अर्लियर ओनली रिजर्व्ड फॉर मेन। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्री की जो पोस्ट होती थी उसके अंदर में यूजुअली मेन वर ओनली अलाउड टू एंटर, बट नाउ women are also allowed to be officers in that particular field also. So what would be our conclusion? So yes, your March 8 and February 13 are very important day and they serve as a reminder of the progress made and what we have to do next. तो ये जो particular आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आपका नेशनल वुमेन्स डे है, both
both are important to basically recognize the progress of women. And moreover, 2025 is specifically a crucial year because this is the 30th anniversary of Beijing Declaration for Women. Okay, तो ये पर्टिकुलर चीज है और आपको ये भी समझना है कि बहुत प्रोग्रेस हो गई है, कुछ प्रोग्रेस हो गई है, बट और भी प्रोग्रेस करने की हमें रिक्वायरमेंट है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई थिंक चेंज बिगिंस विद अवेयरनेस एंड एट होम. तो आपको अगर कहीं पर भी कोई चेंज चाहिए तो सबसे पहले स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग टू द बॉयज आउट देयर हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने आप से, अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने आसपास से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसी के बाद में आपका चेंज आ पाएगा. Okay, so this is the theme of this year for all women, for all in ALL in capital, for all women and girls, rights, equality, empowerment. So this is the theme. Okay, so with this we are done with the International Women's Day. आपका जो पूरा सेशन था, but at the same time let's look at certain MCQs जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. So अगर आपने ये पर्टिकुलर स्लाइड प्रॉपरली पढ़ी है, सारी देखी है, तो आप इजीली इनको आंसर कर पाओगे. So these simple kind of questions usually are asked in your exam. जैसे कि सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, When is International Women's Day celebrated worldwide? So I'm sure इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसी को ही आज अभी कवर कर रहे थे. This is 8 of March जब आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. 2 स्लाइड पहले ही हमने जोर जोर से इसको रिपीट किया था. फॉर ऑल वुमेन, ALL इन कैपिटल, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ग्लोबल इवेंट लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. तो ये भी हमने डिस्कस करा है कि आपके जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन होती है, जो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1995 में हुई थी एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल. इट दिस टुक प्लेस इन बीजिंग, चाइना, और इसका आउटकम ही था बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जिसके अंदर में 12 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करे थे जिसपे हर कंट्री को वर्क करना है फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन सिचुएशन इन इंडिया एंड एल्सवेयर आल्सो. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन बी. Moving on to the next question, a very simple question. When is National Women's Day celebrated in India? So I'm sure all of you must have been able to answer this, that this is 13th of February जिस दिन आप National Women's Day celebrate करते हो. And now let's look at the last question for today. Okay, so next question is, National Women's Day in India is observed to mark the birth anniversary of which leader? So I'm sure a very easy question for you. It is Sarojini Naidu, जो आपकी एक freedom fighter थी, a very famous poet also, and she was also the first women governor of any state in India. At that time it was United Provinces, जो अब उत्तर प्रदेश है, उसकी ये पहली women governor भी थी. So correct answer इस question का हो जाएगा option A. Okay student, so thank you for being attentive in this particular session. In case आपको लगता है और कुछ भी कवर करना चाहिए था इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट सेशंस में हम उन सब चीजों को भी कवर करेंगे. आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. और भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. हमारा जो डेली न्यूज एनालिसिस होता है उसमें उन पर्टिकुलर सेशंस के अंदर में हम उन क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे. ओके, सो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू टेक अ लीव एंड अगेन वी वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल Women's Day. So thank you and have a very nice day.